नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब के सभी दल वोटर्स को रिझाने और साधने में जुटे हैं। सरकार भी तमाम वादों और घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इस बीच हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरी में बड़ा फायदा देने की घोषणा सीएम की ओर से की गई है, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा है और चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला इसे करार दिया गया है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का पिटारा खोला। उन्होंने घोषणाएं करते हुए कहा कि हरियाणा में पहले नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए थी। अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में क्रीमी लेयर बढ़ा करके 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इसमें वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। इन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ा करके केंद्र सरकार के बराबर की जाए और उसको सरकारी वेतन ना जोड़ा जाए। भाइयों, आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है ये केंद्र की तर्ज के ऊपर होगी, ना तो इसमें हरियाणा के अंदर सरकारी वेतन जोड़ा जाएगा, ना इसके अंदर एग्रीकल्चर की इनकम जोड़ी जाएगी। हमारे ओबीसी भाइयों को इसका पूरा लाभ 100% लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। तो वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि चुनाव देख करके ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि हम क्रीमी लेयर को 10 लाख करेंगे। हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार बनने का दावा भी किया। ये चुनाव देख के ये बैकवर्ड क्लासेस का जितना इन्होंने नुकसान किया है, जब ये केंद्र ने 8 लाख कर दिया था, हमने विधानसभा में कितना शोर किया हमने, अब क्यों किया भाई? और हम तो कह चुके हैं हम तो 10 लाख करेंगे। अब जो काम हम कहेंगे ना वही करेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले जहां सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पूर्व सीएम हुड्डा उनसे भी आगे बढ़कर के चुनावी वादों की बौछार कर रही हैं। हालांकि देखना ये होगा कि इन सब के बीच जनता का कितना फायदा होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस दल को कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा हम करते हैं। भूपेंद्र गहलोत जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू प्रवक्ता इनेलू, विवेक चौधरी प्रवक्ता जेजेपी और साथ ही सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बजरंग जी आपसे। सरकार ने क्रीमी लेयर बढ़ाई है। सरकार दावा कर रही है कि ओबीसी वर्ग का, ओबीसी के युवाओं का बड़ा फायदा हरियाणा में होने जा रहा है। हुड्डा साहब कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे क्रीमी लेयर को। तो जब सरकार चुनाव को देखते हुए हुड्डा साहब के मुताबिक ये फैसला ले रही है, तो हुड्डा साहब भी तो चुनाव को देखकर ही ऐलान कर रहे हैं ना। ठीक, समझ गया। बजरंग जी, आवाज नहीं मिल रही आपकी, आपने सवाल सुना क्या? सर मैडम जी बोलिए, बोली मैडम जी। ओबीसी के लिए हरियाणा सरकार ने जो ऐलान किए हैं, सुनिए, ओबीसी वर्ग के लिए जो ऐलान किए गए हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं? चुनावी कनेक्शन बता रहे हैं हुड्डा साहब। ये है भी चुनावी कनेक्शन। जुमले की सरकार है, जनता को गुमराह करना है और गुमराह करके वोट लेना चाहती है। 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने फली फोड़ी नहीं, एक काम जनता के हित में किया नहीं। आज ये कहते हैं हम जो 15 से 27 कर देंगे, 6 से 8 कर देंगे। 8 तो हमारे समय में था ही। हमने क्या कहा हम 10 लाख करेंगे। ये सरकार जो है, इनको पता चल चुका है कि हम जाने वाले हैं और कांग्रेस आने वाली है। आप देखिए जिस प्रकार हमने 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए, इन्होंने सरकार बनते ही वो योजना 2014 में आती बंद कर दी
और जो 3 लाख प्लाट हमने और देना था, जिसकी निशानदेही हो चुकी थी, सिर्फ लेटर देना था, उन्होंने स्टॉप कर दिया। ये क्या हुआ, जाते की सरकार आई तो 755 लोगों को इन्होंने वही प्लाट के जो कार्ड थे वो इशू कर दिए, कह दिए हम 100 गज के प्लाट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, वो कौन से प्लाट है जो कांग्रेस ने 3 लाख प्लाट जो देने थे, जिनकी निशानदेही हो चुकी थी, वही तो प्लाट है। 3,82,000 लोगों हमने प्लाट दिए। 10 साल तक सरकार कहाँ गई थी, सुस्ती पड़ी थी। उस टाइम बैकवर्ड नहीं दिखता था, दलित नहीं दिखता था, आम जनता नहीं दिखती थी, इन्होंने महंगाई नहीं दिखती थी, बेरोजगारी नहीं दिखती थी। क्या हालात आज देश के अंदर करके हैं, सिर्फ ये सोच समझ चुके हैं कि सरकार में कुछ रहा नहीं, लोग नाराज है, बैकवर्ड भी नाराज है, मतलब पिछड़ा वर्ग के साथ साथ एससी भी नाराज है, व्यापारी भी नाराज है, दलित आम जनता नाराज है, और यहाँ तक के किसान तो बुरी तरह से लट्ठा इनके खिलाफ खड़ा है। तो इसलिए ये जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी जाते जाते टाइम कर रहे हैं। ज्योति जी आप पूछिए इनसे, 10 साल हो गए, आज याद आई है? आज याद आई है क्या? पहला सरकार किसने कलम रोकी थी क्या भी आप ना कीजिए? आपने प्लाट की स्कीम क्यों बंद करी? आपने 2 रुपए किलो गेहूं हम देते थे, 3 रुपए किलो चावल देते थे, वो योजना बंद क्यों करी? जो गरीबों को लाए, गरीबों के घर में हम पाइपलाइन फ्री, 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर में पाइपलाइन बिछाई, टुंटी लगाई, टंकी लगाई, आपने वो स्कीम बंद कर दी। 20 रुपए किलो जो हम दाल देते थे वो आपने स्कीम बंद कर दी। 35 किलो राशन देते थे, सरसों का तेल, मट्टी का तेल, दाल, चीनी सब मुद्दे पर बात कीजिए बजरंग जी। कहाँ हमारी योजना 5 किलो देंगे? मैं मुद्दे की बता रहा हूँ, ये जुमला है, जुमले के सिवाय कुछ नहीं है। जनता को गुमराह करने का, ठगने की बात है। अमित शाह ने एक बात स्पष्ट तौर पे की थी, ये चुनाव के समय हमें जुमलाबाजी करनी पड़ती है, वोट लेनी पड़ती है, हम जुमलेबाजी करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे 15-15 लाख खातों में देने की बात थी, जिस प्रकार मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी, 35 रुपए पेट्रोल डीजल देने की बात थी, और 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने की बात थी, वही जुमला इन्होंने सैनी साहब ने बीजेपी है, ताकि बैकवर्ड की वोट हम ठग ले और लूट ले। गहलोत जी, क्या ओबीसी वोट को, जो कि कांग्रेस ये कह रही कि आप लोग ओबीसी वोट को रिझाने के लिए, ओबीसी वोट को साधने के लिए अभी ऐलान कर रहे हैं, 10 साल तक कहाँ थे? देखिए, मैं तो ज्योति जी ये कहना चाहूंगा कि हमने 10 साल में कर दिया। इनके कितने सालों तक सरकार रही? इन्होंने तो कभी गरीबों की सुनी नहीं, कभी ओबीसी की सुनी नहीं। और ओबीसी के जाति के लिए गरीब लोग जितने भी हैं, उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं पहले भी लेके आई है और अब भी लेके आ रही है। और हम गरीबों का भी, ओबीसी का भी पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम कानून के अधिकार में, कानून क्षेत्र के अंदर जितना भी मैक्सिमम फायदा ओबीसी को और गरीब लोगों को होगा, वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार कोई जुमलों की सरकार नहीं है। और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनकी आदत है मुद्दों से भटकने की। मैं तो कहता हूँ, इन्होंने 15 लाख की बात की, हमने तो 25 लाख दिए हैं। 5 लाख हर साल इंश्योरेंस के दिए हैं, 5 साल में 25 लाख रुपए होते हैं। ये इसको जुमला कहते हैं। हम इनको पॉलिसी के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम, आयुष्मान भारत योजना का थोड़ी ना ऐलान हुआ था वो, चलो वो एक बहुत ट्रिकी बात थी अपने आप में। आप लोग कहते हैं उसका मतलब ये नहीं था, ये लोग कहते हैं 15 लाख खाते में आने थे, बैंक में आने थे। आप उसे किसी योजना से तो हालांकि नहीं जोड़ सकते हैं, किसी योजना का ऐलान नहीं हुआ था, वो बिल्कुल अलग बात है। मैं कहता हूँ बेनिफिट देने की बात है, वो किसी तरीके से हमने गरीब लोगों को बेनिफिट देने का काम किया है, तो उसको आप किसी भी रूप में ले लीजिए। कोई पैसा नगद बैंक से निकाल के कोई सरकार नहीं देती, किसी को फायदा देती है। गरीबों को फायदा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार बिल्कुल जो आखिरी लाइन में व्यक्ति बैठा है, उस तक जो भी सरकार की नीतियां हैं उसका लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार पूरे 10 साल से गरीबों की सेवा में लगी हुई है। तो ये नहीं है कि चुनाव के समय
हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, एक एक एमएलए गरीब लोगों के बीच में जाकर के सरकार की नीतियों का प्रचार भी करती है और उनका फायदा देने का काम हर व्यक्ति को सरकार कर रही है और सरकार आगे भी करती रहेगी। ठीक है, रेणु साहब, इनेलो कैसे देख रही है इस फैसले को? चूंकि सीएम के नाते ही बात कर लें और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी तक नायब सैनी ही है, केंद्र में 2 मंत्री पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं हरियाणा के, और अब ये बड़ा कदम आरक्षण बढ़ाने का भी फैसला है, आरक्षण फीसद बढ़ाने के साथ साथ क्रीमी लेयर बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। क्या लग रहा है बीजेपी को फायदा मिल पाएगा चुनाव में? देखिए ज्योति जी, प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, जो उसको रोजगार मिलता है, उसको रोजगार के साथ सरकार तैयार करती है, उसको रोजगार देती है, तो ये तो एक खुशी की बात है। और हमारे लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए खुशी की बात है यदि किसी भी, चाहे वो विशेष समुदाय के लिए ही सही, ओबीसी के लिए ही सही, यदि सरकार ने उनका आरक्षण बढ़ाया है तो अच्छी बात है, उनको नौकरी देने का काम करे। आय सीमा बढ़ाई है, ये भी अच्छी बात है। 10 साल पहले जो 6 लाख रुपए हुआ करती थी, आज 8 लाख बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक ही काम किया है। और इसके लिए मैं तो देखिए अपनी पार्टी की तरफ से ओबीसी समाज को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है, लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा, आपने रिजर्वेशन तो दे दिया, ठीक है, लेकिन नौकरियां तो निकालो, नौकरियां तो पैदा करो। हरियाणा प्रदेश में रोजगार तो छोड़ा नहीं सरकार ने, रिजर्वेशन देकर के, लॉलीपॉप देकर के लोगों को बहकाने का काम करते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरे वर्गों में भी उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। ओबीसी को बहुत बहुत मुबारक, बधाई इनकी, ठीक है, दिया, अच्छी बात है, लेकिन गरीब व्यक्ति तो दूसरे वर्गों में भी है, सवर्ण जातियों में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा, जैसे पीछे एक आयोग बना था, गुरनाम सिंह आयोग, उसमें एक अदर बैकवर्ड का ओबीसी बनाया था, 10% का अलग से रिजर्वेशन रखा था, उसमें से 2 जातियों को निकाल दिया गया था बाद में। उन जातियों में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी वार्षिक 6 लाख भी नहीं है, तो उनको भी इस तरह का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और ये एक और अच्छी बात है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे रखा स्टेट गवर्नमेंट को, जो 2022-23 में एक विधेयक पास हुआ था, या 19 में से पहले 18 में हुआ था, जिसमें ओबीसी का एक नया कानून बना था। उसके अनुसार सरकार, केंद्र सरकार ने पहले ये 8 लाख और 27% ओबीसी का करने का काम किया था। उसी तरह पर प्रदेश को छूट दी थी कि वो ओबीसी में किसी भी जाति को जोड़ना चाहे, निकालना चाहिए, वो स्टेट उसके लिए बिल्कुल फ्री हैंड है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन है सरकार से कि जो 2 जातियों को आपने उस ओबीसी से निकाल दिया गया था, उनको भी उसमें शामिल करने का काम करें। उन जातियों में भी काफी गरीब लोग हैं, जिसमें शायद एक जाट समुदाय को एक जाट को तो निकाला ही था, एक शायद बिश्नोई को निकालने का काम किया था, या दूसरी जाति थी, तो उनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तीसरी बात इसमें ज्योति जी ये है कि ये बिल्कुल चुनावी जुमला है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो ओबीसी लागू करने का काम किया था, जाते जाते आधा अधूरा काम करने का काम किया था, और वो इसलिए किया गया था ताकि इसकी आड़ में वो लोगों को बहका करके वोट लेने का काम कर सके। इसी प्रकार से सैनी सरकार ने भी ये बिल्कुल इलेक्शन के पास इसकी घोषणा कर दी गई है, कब नोटिफिकेशन होगा, कब लागू होगा, और इसके बहाने लोगों को बहका करके वोट लेने का ही जुमला मात्र ये लगता है, और अन्यथा सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको लागू करके इसका फायदा लोगों को दिया जाना चाहिए। ऐसे तो ये जुमला ही बन करके रह जाएगा। अगली बात ये है ज्योति जी, देखिए, जो ये अभी कह रहे थे कांग्रेस वाले के हमने 3 लाख प्लॉट दिए, बजरंग भाई कह रहे थे हमारे 3 लाख प्लॉट हमने देने थे। अरे भाई, देने थे, जिस प्रकार से आधा अधूरा आप रिजर्वेशन देकर के गए, आपने हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक शासन किया, आपका किसने हाथ पकड़ा था? आप 3 लाख या 5 लाख दे करके जाते प्लॉट, क्यों नहीं अपना काम कंप्लीट करके गए? अरे भाई, ये कैसे जुमलेबाजी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। चुनाव के वक्त आकर के ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें समाज में झगड़ा पैदा करवाते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, केवल मात्र वोट हथियाने के लिए ऐसे स्टेप इनको नहीं लेने चाहिए। जो भी स्टेप ले वो ऐसे हो जो कि उसी टाइम लागू हो जाने चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखा दिया प्रदेश की जनता ने, और उस आईने के मद्देनजर ही जो लोकसभा में इनके 50% ये डाउन आए हैं, हर सीट पर इनका मार्जिन कम हुआ है, और 5 सीटें भी इनकी कम हो गई है।
उस भय में, उस डर में इस प्रकार की ये सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं ताकि आने वाले विधानसभा में जनता को बहकाया जा सके, उनके वोट हासिल किए जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सही मायने में ये बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहती है तो रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। रेड्डी साहब जो कह रहे हैं 50% डाउन आ गई ही उसका असर है, या फिर वाकई हरियाणा की जो करीब 30% आबादी है ओबीसी, उसको फायदा पहुंचाने का प्रयास है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं चुनाव के बाद अगर हम देखें ये इको आ रही है। जी बोले, आप फिक्स कराते हुए एक दौर चल चुका है घोषणाओं का दौर, और अगर मैं घोषणा मुख्यमंत्री भी इन्हें कह दूं तो कोई गलत नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं। जो थी तमाम चीजें अगर आप उठा के देखें, जिस दिन से आचार संहिता हटने का काम हुआ है उस दिन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। घोषणा आज कर रही है, कब इसकी नोटिफिकेशन होगी, कब ये इम्प्लीमेंट होगा, वो किसी को नहीं पता। जब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा उस टाइम तक आचार संहिता लग चुकी होगी। आचार संहिता में फिर ये लटक के रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। अभी कुछ योजनाओं का जिक्र पहले प्रवक्ताओं ने भी किया, चाहे प्लॉट का अगर जिक्र कर ले, प्लॉट का भी ऐसे ही घोषणा कर दी गई, हमने दे दिया 1755 लोगों को प्लॉट दे दिए। रियलिटी क्या है, प्लॉट कहीं मिले ही नहीं, कागज हाथ में पकड़ा दिया। अगर वहां मौके पे जाके देखा जाए तो कहीं कब्रिस्तान है, कहीं शमशान घाट है, कहीं गौशाला है, कहीं धर्मशाला है, मौके पे प्लॉट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी घोषणा करने का काम किया गया। इसी तरह अभी आयुष्मान कार्ड का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, उसको भी उठा के देख लीजिए। आप कहते हैं हमने 25 लाख दे दी, जनाब जो लोग हॉस्पिटल में चले गए उनको इलाज करने से हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया। तमाम न्यूज चैनल ने दिखाने का काम किया, तमाम अखबारों ने छापने का काम। आपकी जो ये घोषणाएं चल रही हैं, हैप्पी कार्ड घोषणा एक इन्होंने निकालने का काम किया, वो भी इसी तरह। जितनी भी घोषणाएं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए, और ये चाहते हैं कि इस समय पे किसी भी तरह लोग वोट करें, और जो रियलिटी से कोसों दूर है। ग्राउंड पे अगर बात की जाए, ग्राउंड पे लोगों का आज मन बन चुका है। आज लोग तंग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पीछे। आज जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है, चाहे किसी भी वर्ग को उठा के देख लीजिए, आज सभी को एक तरह से प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती। हम तो ये जानते हैं, आज आप करिए घोषणा की कोई आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए। आज आप अगर कंप्लीट कोई काम हो गया उसको आप लागू कीजिए। हाँ, हमें भी अच्छा लगता है। अभी हिसार के अंदर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया जिसका कई बार उद्घाटन होता है, फिर भी उद्घाटन करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ फित्ते काटने के लिए है और घोषणाएं करने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना टाइम अगर ये एक्चुअल में जो काम है उनके ऊपर ध्यान देनी। पिछले दिनों इनके एक मंत्री ने तो घोषणा करके कि एग्रीकल्चर लैंड की आप एनडीसी करा लो, आपको रजिस्ट्री कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन मंत्री का बैकग्राउंड उठा के देखा जाए तो वो मंत्री खुद प्रॉपर्टी डीलर है, वो खुद कॉलोनियां काटते हैं। हम तो ये जानते हैं कि अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का कोई जरिया नहीं छोड़ रहे, कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करना है, अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कर रही हो तो बताए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने बहुत कुछ। अरे 9.5 साल आपको किसने रोका था? 9.5 साल आप कर लेते। इसका मतलब तो मनोहर लाल खट्टर जी सही में आप फेल मुख्यमंत्री मानते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ नहीं किया, नायब सैनी किया, इनको बढ़िया मानते हैं, ये सब कुछ करने का काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता जानती है, जनता समझदार कि ये चुनाव के समय पे जो घोषणाएं की जा रही हैं ये सिरे नहीं चढ़ेगा। आज अगर नहीं है, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। भले ही चुनाव करीब है लेकिन ओबीसी के लिए तो फैसला अच्छा है ना। ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, साथ ही जो बैकलॉग है वो भी प्राथमिकता से भरे जाएंगे। इतना ही नहीं, HTRN में भी 27% आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी को, सरकारी नौकरियों के साथ साथ। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्नता में एकता वाले भारतवर्ष में सदैव धर्म और जाति के आधार पे विभिन्न वर्गों, समाज और जातियों का संघर्ष को बढ़ावा देके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का सदैव कार्य किया है। इसके प्रमुख उदाहरण है
हरियाणा में जाट नॉन जाट करने वाले कौन है, पंजाब में हिंदू सिख करने वाले कौन है, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से जम्मू वर्सेस कश्मीर उन्होंने बना दिया, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धर्मवाद और छद्म जातिवाद के प्रमुख उदाहरण हैं। आज विषय ये है कि चुनाव के मुहाने पे जब 10 वर्ष से इनकी सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी सो रही थी? आज विषय ये है कि जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में भी 5% का जो इनका अंक देने का विषय था, उस पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इनका वो रद्द कर दिया है, और जिस तरह से निरंतर 3 वर्षों से ज्यादा जो परिवार पहचान पत्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को एक परेशानी पहचान पत्र बनाया हुआ है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जिस प्रकार से धोखा है, जिस प्रकार से 90% से ज्यादा त्रुटियां रही, और भ्रष्टाचार की तो बात ही क्या करनी, शराब जो कोविड में जिस तरह से आए और रजिस्ट्री का घोटाला इस सरकार के संरक्षण में हुआ, वो सबके सामने है। इसके अलावा विगत के 10 वर्ष में पंचायती राज नहीं रहा, 10 में से करीब 4 वर्ष से ज्यादा, और युवाओं में जिस प्रकार से नंबर 1 हरियाणा प्रदेश बना दिया है, और 75% का भी झुंझुना लेके आए थे, वो जिस प्रकार से वो विफल रहा। इसके अलावा आज प्रदेश में नशे की हालत क्या है, अपराध के क्या है, ये सारे के सारे विषय हरियाणा प्रदेश की जनता देखेगी। ये झूठ बोलने में माहिर है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से विगत में इन्होंने 75 बार का नारा दिया था, उस नारे की क्या हुआ, और अभी जिस प्रकार से एक छद्म नारा दिया गया 400 पार, उसका क्या हुआ, आज देश और प्रदेश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे और जो जनता को अपेक्षाएं आशाएं थी उनमें पूर्णतः विफल हो चुकी है, और इस प्रकार से झुंझुने समाने से, जैसे साथी प्रवक्ताओं ने बताया, इनका कोई औचित्य नहीं है, किसी को कोई फायदे मिलने वाला नहीं है। ये जिस प्रकार से गृह मंत्री ने अतीत में कहा था ये चुनावी जुमले हैं, निश्चित तौर पर ये भी चुनावी जुमला साबित होगा। बजरंग जी, जब 6 लाख से 8 लाख सरकार ने किया क्रीमी लेयर को, हुड्डा साहब कह रहे हैं, जो शुरुआत में भी मैंने आपसे पूछा था, आपको आवाज नहीं मिल पाई थी, तो भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख करेंगे, ये चुनावी जुमला नहीं है क्या? क्या ये चुनाव को देखकर वादा नहीं किया जा रहा है क्या? देखिए ज्योति जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको एक रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। 2005 से 2014 तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री है। जो हमने घोषणा की, आप सारी घोषणा चेक कर लीजिए, एक भी ऐसी घोषणा बता दीजिए जो हमने घोषणा की मैनिफेस्टो में डाली वो पूरी ना की। और उसके अलावा घोषणा के अलावा भी हमने अनेकों काम किए हैं, ड्राफ्टल पे किए हैं। और मेरे साथी कहते थे हमने आखिरी लाइन तक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया। मैं कहता हूं यह वो सरकार है, आखिरी लाइन के व्यक्ति के जेब से पैसा निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने नोटबंदी करके गरीब की जेबों से रुपए निकालने का काम किया। और एक मेरे साथी ने कहा कि प्लाट रोके किसने थे, प्लाट दे देते। पता होना चाहिए 3,82,000 परिवारों को जो हमने प्लाट दिए, बाकी 3 लाख परिवारों को जो प्लाट देने थे, ऐसे प्लाट नहीं दिए जाते। जमीन की निशानदेही होती है, पंचायत से जमीन ली जाती है। हमने पंचायत से जमीन ली, उसकी निशानदेही करनी होती है, उसके बाद उनको प्लाट लाट होते हैं। उस काम में देरी हो गई। निशानदेही के मान लो आप पंचायत ने लिख के दिया, निशानदेही हुई, प्लाट कटे, जिसके अगर वही प्लाट मैं बताना चाहता हूँ वो 7755 जो प्लाट थे, आप ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर से वो दिए गए थे। और एक मेरे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट का 6ठी बार उद्घाटन हुआ, करोड़ों रुपए वहां पर बर्बाद कर दिए गए उद्घाटन के नाम के ऊपर। उद्घाटन के नाम पर एयरपोर्ट को पर रैली भारतीय जनता पार्टी ने रैली की, जो पूरी तरह से फेल रही, कुर्सियां खाली थी, सभी ने दिखाया भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप 6 बार एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हो और कहते हो प्लेन उड़ाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, और केंद्र सरकार कहती है लोकसभा में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पर चिड़िया तो आज तक
10 साल में उड़ा नहीं पाए और करोड़ों रुपए आपने खर्च दिए। आप राजनीतिक ड्रामा करके जनता को गुमराह करने का काम ना कीजिए। जनता आपको जान चुकी है कि आप किस प्रकार के हो। 10 साल के अंदर जिस प्रकार आपने जनता को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, आंकड़े समेत बता सकता हूं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 2.5 साल से जनता को लाइन पर लगा रखा है। पहचान पत्र के नाम से पहचान पत्र बना दिया। पोर्टल आप जनता के साथ खेलते हो। तहसील में चले जाओ, चलो एक ऐसा सरकारी महकमा बता दे मेरे साथी जहां बगैर पैसे लिए, बगैर रिश्वत लिए काम होता हो, चाहे तहसील हो, नगर निगम हो, आबकारी कानून विभाग हो, पुलिस विभाग हो, फूड सप्लाई विभाग, कोई ऐसा एक विभाग तो गिना दे जहां बगैर रिश्वत लिए। आज तो पता नहीं किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैं ओबीसी पर चर्चा करने के लिए डिबेट मैंने ली है, लेकिन आप लोग पता नहीं किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं बजरंग जी। क्या ओबीसी पर या आरक्षण का या जो भी फैसला है को बढ़ाए जाने का, ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए भी सरकार ने ऐलान किया है। बैकलॉग भरने की भी बात हुई है, इसके लिए एक अलग से ही प्रक्रिया चलाए जाने की, योजना चलाए जाने की बात है। तो क्यों नहीं इस मुद्दे पर बात कर ली जाए? बोलिए विवेक जी। मैं ज्योति जी जुमले हैं इनके, जुमले के सिवा इनके पल्ले कुछ नहीं। बोलिए अपने बारे में बोल रहे ज्योति। मैं तो एक चीज जानता हूँ, आज अगर करने का कुछ नियत होती तो बहुत पहले सब कुछ हो गया। आज तो सिर्फ और सिर्फ ये अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने मुद्दा उठाया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट का मैं कमाल मानता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को बड़ा मान। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देने का काम किया तो उसके बाद भी ये दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रमित करने का काम। अगर आज के नहीं रिव्यू पिटीशन डालने की कह रहे हैं सीएम साहब, तो क्या हम पिटीशन डालेंगे? उसमें क्या होगा? ठीक है, वो तो जो विकल्प काम नहीं है उनकी तो बात करेंगे ना सरकार की। रिव्यू पिटीशन डालेंगे कहा गया आगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक इसको लटकाने का काम किया जा रहा है। 23,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ होना होता पहले ही हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, उस फैसले को काटने से तो आज अगर आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से पढ़ाऊं, ये सिर्फ और सिर्फ समझने की, जो बात मैं पहले कह चुका हूँ, समझने की जरूरत है। चुनाव को देखते हुए किसी तरह इस चीज को लटकाया जाए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में हम दोबारा रिव्यू पिटीशन डालेंगे और उससे लटका रहेगा। आज इसी तरह के तमाम मुद्दे हैं, तमाम जितनी घोषणाएं हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा घोषणा मुख्यमंत्री, आज इनसे कुछ भी घोषणा करा लो। आज इनको ये दिख रहा है कि हाँ चुनाव है, चुनाव के समय पे कुछ भी घोषणा कर देंगे। आप एक चीज तो बता दीजिए, अभी पिछले दिनों इन्होंने घोषणा की है कि प्रॉपर्टी आईडी और ये, मैं इनसे बारी बारी पूछता हूँ कि 1 लाख रुपए का प्लॉट का, 1 लाख रुपए का प्लॉट हम 5 प्रवक्ता बैठे हैं, 5 में से किसी एक के गांव में मिलता हो? मुख्यमंत्री जी बता दे, बीजेपी के प्रवक्ता बता दे इनके गांव में 1 लाख रुपए में प्लॉट मिलता हो। ये कहते हैं जिसको प्लॉट नहीं मिलेगा उसको 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। प्लॉट तो किसी को मिलना ही नहीं। एक्चुअल में जगह जो है वो रजिस्ट्री में लिखा ही नहीं। जो चीज लिखी होनी चाहिए कि हाँ कहाँ पे ये प्लॉट स्थित है, वो लिखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया। आज तमाम घोषणाएं इसी तरह है। बीजेपी के प्रवक्ता अगर कहते हो कि 1 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट इनके गांव में मिल जाएगा, तो बताने का काम करें। चलिए विजेंद्र रेड्डी जी को कुछ कहना था, उसके बाद बीजेपी से जवाब लेंगे। रेड्डी साहब हाँ, मैं तो बजरंग दास जी से कहना चाह रहा था। इन्होंने कहा कि प्लॉट के लिए जमीन लेनी पड़ती है, निशानदेही होती है। भाई ये तो सभी को पता है, सभी को पता है कि ये प्लॉट फैक्ट्रियों में तो बनते नहीं कि वहां से बनवा करके दे देंगे। प्लॉट तो जमीन पर ही कटते हैं और उसके लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। या आपकी सरकार को पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो पहले वाले 3.25 लाख क्यों कैसे दिए गए थे? तो सरकार की नीयत नहीं थी बजरंग दास जी, लटकाने वाली बात थी, ये क्लियर है। और दूसरी बात, जैसे आपने ओबीसी के कानून को लटकाने का काम किया, हरियाणा के 32 युवा, जिसके बाद आपने जो ओबीसी का कानून बना था उसके कारण भी 32 युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसका भी एक ही रीजन था कि आपने लिंगर ऑन करने का काम किया, सही कानून नहीं बना, जनता को भ्रमित करने का काम किया।
जिस प्रकार से बीजेपी भ्रमित कर रही है, उसी प्रकार से आपने भी अनेकों ऐसी योजनाएं थी जिनको लोगों को भ्रमित करके 2014 में वोट लेने की प्लान बनाई थी, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हुए। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी सफल नहीं होगी जिस प्रकार की ये प्लानिंग कर रही है। और ये बिल्कुल ठीक अभी आपने याद दिलाया कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, तो क्या उससे संभावनाएं लगती है? मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती है। जिन युवाओं को रोजगार देना है तो तुरंत प्रभाव से उनको रोजगार देने का काम करें, इनको इधर उधर भटकाने का काम ना करें। आपने जो घोषणाएं की उनको लागू करने का काम करें। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, बाद में आप कहेंगे कि भाई इलेक्शन नजदीक आ गया, आचार संहिता लग गई, इसलिए हम लागू नहीं कर पाए। ये बहानेबाजी चलेंगी और ऐसे ही इनको आगे लटका करके आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार की बिल्कुल भी नीति नहीं है कि युवाओं को रोजगार दे। नहीं तो आज हरियाणा प्रदेश में 2 लाख के आसपास सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है, उनको भरने का काम नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। एक केवल मात्र उनको एक जो ना जुमला सुनाया जाता है और जुमले के तहत लोगों को भ्रमित करके उनको आगे लटकाने का काम किया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ ज्योति जी, देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद आज हमारे देश में कहते हैं कि हम विश्व की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो सरकार क्यों नहीं ऐसी हालात बनाती, क्यों नहीं ऐसे स्थिति में देश को लेकर के आते कि हमें रिजर्वेशन देना ही ना पड़े, हमें सब्सिडी देनी ही ना पड़े? क्यों इतने टैक्स लादती है इनके ऊपर, सभी वस्तुओं के ऊपर? आप टैक्स ना लगाओ तो सब्सिडी देनी ही नहीं पड़ेगी। एक साइड से आप इतने टैक्स थोप देते हो, आरक्षण के खिलाफ में क्या आप लोग लेने का काम करते हो? क्या इन्हें आरक्षण के खिलाफ? इसी प्रकार से आप ओबीसी के लिए जो ऐलान हुआ, क्या उसके खिलाफ है? नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकार चाहे इतनी महंगाई को रोके, जो अनाप शनाप ये टैक्स थोप रखे हैं और बड़े गर्व के साथ अखबारों में स्टेटमेंट निकलवाते हैं कि इस महीने इतने लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ, इस तिमाही में इतने लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ, और उधर से जो है ना ये टैक्स कहां से कलेक्ट होता है? जनता जो सामान का परचेज करती है उसी से तो कलेक्ट होता है। आप महंगाई को रोको, सामान को सस्ता करो, आपको सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से आप रोजगार के इतने अवसर पैदा कर दो। आप बोलो भाई 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ कि इतने रुपए की नौकरी लो, 14वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ ग्रेजुएशन का, कितने रुपए की नौकरी लगाओ, मास्टर डिग्री है इतने रुपए की नौकरी, ऐसे हालात पैदा करो, हर हाथ को काम देने का काम करो। क्या जरूरत रह जाएगी रिजर्वेशन की? अब रिजर्वेशन में भी क्या है, देखिए बिल्कुल सत्य बात है ज्योति जी, रिजर्वेशन जो दे दिया ओबीसी को दे दिया, उसमें क्रीमी लेयर फिक्स कर दी, भाई इससे ऊपर वाले को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और उस क्रीमी लेयर में सरकारी वेतन को नहीं पहले जोड़ा आप जाएगा। सोच लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे दूसरी जातियों को भी मिलना चाहिए, अभी तो आप कुछ और जातियों की बात कर रहे थे कि उनको भी दिया जाए, क्यों नहीं मिलना? उनको क्यों बाहर किया? अगले उत्तर में आप कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां ऐसी हों कि आरक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप खुद की बात को लेकर देखिए खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल दोनों बात सही है मेरी, जब नहीं हूं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ज्योति जी, मैं कह रहा हूं ऐसे हालात हैं तो नहीं, इसलिए आरक्षण की जरूरत है। ऐसे हालत बना ही नहीं रही, रोजगार पैदा कर ही नहीं रही, थोड़े बहुत जो है उनमें गरीब आदमियों को दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है, ये दो रिजर्वेशन दो, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ऐसा हो कि हर हाथ को ही काम मिले तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। देखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। गहलोत साहब, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि चुनाव के टाइम पर केवल चुनावी ऐलान है, इसे आप लोग लागू भी नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है आप लोग जो भी डिसीजन लेते हैं जाति और धर्म के आधार पर, जो आप लोगों को चुनावी फायदा देता है, उस तरह का आप लोग फैसला लेते हैं। हेलो, आवाज मिल रही है क्या आपको? एक तो बार बार आपका फोन कर दिया, 3 बार तो आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं गहलोत जी, ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? अब आवाज मिल रही है, बोलिए। आप उत्तर दीजिए। देखिए अभी आम आदमी पार्टी का ये कहना है आप लोग जातियों के आधार पर चुनावी फायदा देखते हुए डिसीजन लेते हैं। जेडीपी को अभी हमने सुना, उनका कहना ये केवल ऐसा जुमला आप लोगों ने छोड़ दिया है जिसे आप लोग पूरा भी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस और इनेलो का भी ये कहना है चुनावी फायदा उठाने के लिए फैसला लिया गया। हमारी सरकार ने जितनी पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल जाति के आधार पर नहीं बनाई। क्या बीपीएल कार्ड की हमने 1,80,000 रुपये रखी है, क्या वो किसी विशेष जाति को मिल रहा है? क्या हमने 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस रखा है क्या वो किसी एक जाति को मिल रहा है?
ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी जातियों का ख्याल रखा जाता है और जो गरीब लोग हैं जो आखिरी लाइन में भी बैठे होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है, तो वो किसी वर्ग से भी संबंधित है। आज सवाल ये है कि जो ओबीसी को आरक्षण दिया है क्या उससे ये लोग सहमत है कि नहीं है। हमने तो गरीब आदमियों को जो ओबीसी से संबंधित है उनको दिया है और इन्होंने जो प्लॉटों की बात की है दूसरी बात की, इन्होंने तो प्लॉट आसमान पर दे दिए थे, हमने तो उनको रजिस्ट्री करा के और उनको रजिस्ट्री सौंपी है। इस तरह की हमारी सरकार कोई हवाई बातें नहीं करती और ओबीसी वर्ग को प्लॉट दिलवा दोगे क्या? आपके गांव में 1 लाख का प्लॉट मिल जाएगा। अरे भैया बीच में नहीं बोलिए आपने अपनी नहीं, आपसे सवाल किया था, आपने तो किसी को घोषणा मंत्री नहीं चलेंगे, आपके घोषणा मुख्यमंत्री, आप यहाँ पे घोषणा मंत्री बन के बैठे हैं। 1 लाख रुपए में आपके गांव में प्लॉट मिल जाएगा, इस बात का जवाब दे दीजिए। 100 गज का प्लॉट आपके गांव में मिल जाएगा। आप मजाक उड़ा रही हैं गरीब लोगों का। अरे भैया, अरे खाल तो बोले, खाली क्या बोले, आपने तो किसी को 5 रुपए भी नहीं दिए गरीब लोगों को, सारा पैसा खुद ही लूट के खा गए। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूँ, हमने दिया नहीं दिया, आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दीजिए। 1 लाख में आपको प्लॉट मिल जाएगा आपके गाँव में। देखिए हम तो दे रहे हैं, हम तो इन्होंने आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस बात को। आयुष्मान कार्ड का इन्होंने जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ज्योति, इनके जो आज के निकाय मंत्री हैं उनका और उनकी धर्मपत्नी दोनों का आयुष्मान कार्ड कैसे बन गया? आगे गरीब लोगों का स्कीम है तो गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, आयुष्मान कार्ड उनका कैसे बन गया? आज सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 1 लाख का प्लॉट अगर आप कहते हो कि हाँ आप दिलवा देंगे अपने गांव में, आपने सवाल पूछ लिया ना, आपने सवाल पूछकर कई बार रिपीट भी कर लिया। गहलोत जी उत्तर दे दीजिए। अब बताइए, मैं इनको जवाब दे दूं। आप जवाब दीजिए। ये कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है जो बीच में बोल रहे हैं? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। अरे भैया, आप तुम्हारे लूट में से हाथ निकल गया, तुमने सारे हमारी सरकार को भी बदनाम कर दिया। इस तरह से तुम लूटते थे और तुम्हारे को जब बाहर निकालने का काम कर दिया, तुम इस तरह की बातें किसी ने हाथ बांधे हुए थे क्या आपके? अरे क्या तुम कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर आपको लगता है लूट, अरे तो आप लोग, अरे आप भी क्या बोल रहे हो? आप भी क्या? अरे आप बताइए ना, अरे आप कितनी कार्रवाई की? आपके लोगों को नकार दिया है। अरे भैया, आप लोगों ने नकार दिया, 1% भी लोग वोट नहीं दिया आपको। आप भी पकड़ रखा है क्या किसी ने? सरकार बन रही है, हम लोगों की भलाई का काम करते हैं तभी तो बन रही है, नहीं तो कैसे बनती? अरे पहले भी 75 पार कहा था, 40 पे। अरे भैया, फिर क्यों जेजेपी के साथ जाके खड़े हुए? तुम्हारी तो 1%, अरे अभी चुनाव हुआ है, तुम्हारे को तो 1% राय भी नहीं मिली। तुम्हारे को 2009 में क्या था बीजेपी के पास? तुम भी क्या बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ जिनको लोगों ने बुरी तरह से नकार दिया, जवाब नहीं है तो घुमा दो। सवाल उठाते हैं, मतलब 1% अगर वोट मिला तो आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे। इस हिसाब से तो मुख्यमंत्री की बात ही नहीं सुननी चाहिए जो अपने गाँव का अपना मुंह तो हार गया। अरे भैया, आप लोगों को लोगों ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हो? के लोगों ने नकार दिया। अरे भैया, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आ रही। अरे आप लोग क्या बातें करते हैं? आप लोग विवेक जी, आप इनको बोलने तो दीजिए, इनके समय में आप लगातार बोल रहे हैं। जो बात वो कर रहे हैं ज्योति, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब मुख्यमंत्री को सीरियस बात है, उनके गाँव के लोगों ने उन्हें नकार दिया, उनकी विधानसभा के लोगों ने उन्हें नकार दिया। मैं बीच में बोला ज्योति जी, चले गहलोत जी, आप अपनी बात करेंगे। विवेक जी, मुझे आपको नोट कराना होगा, आप लगातार साथ में नहीं बोलते रहेंगे, डिबेट नहीं हो पाएगी ऐसे। आप बोले गहलोत जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज डिबेट थी जो 6 लाख से 8 लाख रुपए बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी के लिए किया है, वो अच्छा किया कि नहीं किया? अगर इन लोगों को कोई इतराज है, जब इनकी सरकार आए ये न करना, हमने 6 लाख से 8 लाख कर दिया। ये कह रहे कम किया है, 10 लाख किया जाना चाहिए था। ये नहीं कह रहे कि देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले हुड्डा साहब ही कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 8 लाख करेंगे। जब हमने 8 कर दिया तब वो 10 कहने लग गए। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम इसको आगे में बढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग कैसे एडजस्ट हों, कैसे उनको नौकरी मिले, कैसे उसको फायदा मिले, उसके लिए हमारी सरकार चुनाव में जाते जाते किया है ना आप लोगों ने, चुनाव में जाते जाते किया। टाइमिंग को लेकर, डिसीजन को लेकर किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है, लेकिन टाइमिंग को लेकर तो सवाल है ना। इनकी सरकार, ज्योति जी की सरकार 10 साल रही, इन्होंने तो जाते जाते भी नहीं किया। वो लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों ने गरीबों तो आप ये मान रहे हैं कि हम तो जाते जाते कर रहे हैं,
हमने जाते जाते किया है। कहाँ जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये किसी को गलत फहमी। चुनाव में तो जा रहे हैं, चुनाव में जाते जाते, मैं ये नहीं कह रही सरकार से जाते जाते, नहीं, सही सरकार से जाते जाते विरोधी दलों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार से जाते जाते, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में जाते जाते। देखिए, चुनाव में जाते जाते फिर क्या सरकार बनेगी, फिर क्या दिक्कत आएगी। अब ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे। अरे भैया, नो मन तेल होगा ना राजा नाचेगी। ये दिन में सपने देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। रात को तो सपने सब लोग देखते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार फिर आएगी और जो भी ओबीसी के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदे की बात होगी, चाहे चौपाल बनाने की बात हो, चाहे प्लॉट देने की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, हम सब में ओबीसी वर्ग का पूरा ख्याल रखेंगे। और जो भी गरीब लोग किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, उनका सबका हमारी सरकार ध्यान रखती है। हमने चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सभी वर्गों के, सभी जाति के लोगों को देने का काम किया है। हमारे यहाँ कोई बिरादरीवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई अक्षेत्रवाद नहीं है। सारे काम मेरिट के आधार पर पारदर्शिता के हिसाब से सारे काम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी पहली सरकार मनोहर लाल जी की और आदरणीय सैनी जी की पहली सरकार ऐसी है जिसने पूरे 9.5 साल पूरे पारदर्शिता से काम किया। चाहे नौकरी देने का काम हो, चाहे बीपीएल का काम हो, चाहे आयुष्मान योजना का काम हो, चाहे दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हो, पूरी पारदर्शिता से हमारी सरकार ने काम किया है। ये दूसरी सरकारों में जो काम होता था, इनको दिक्कत हो रही है। जो दलाल होते थे इनकी सरकारों में, वो दलाली खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भविष्य में भी हम जो आखिरी लाइन में भी व्यक्ति बैठा होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति, सारी सहूलियत हम पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें किसी को शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुखवीर जी, आपने अपने पिछले उत्तर में ये कहा कि ये लोग जातियों के आधार पर फैसला लेते हैं, तो हुड्डा साहब भी तो कह रहे हैं ना कि हम ओबीसी को 10 लाख क्रीमी लेयर ओबीसी की करने का काम करेंगे। देखिए ज्योति जी, हुड्डा साहब का जो वर्जन है वो अलग विषय है। निश्चित तौर पे मैंने जो अपने प्रथम वक्तव्य में कहा उसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये निश्चित तौर पे इनका अतीत धर्म और जाति के आधार पर राजनीतिक रोटियों सीखने का रहा है और आज भी ये वही कर रहे हैं और ये भी उसी का परिणाम है। और आज हरियाणा सरकार तकनीकी स्तर पे अल्पमत में है। नायब सिंह सैनी साहब प्रासंगिक हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता विगत के 10 वर्षों में जिस प्रकार से इनकी विफलताएं रही हैं, उसके विरोध में बिल्कुल इनको बेदखल करने का मन बना चुकी है। जिस प्रकार से आज किसान, जवान, महिला, कर्मचारी सब के सब इनके विरोध में है और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, कृषि, युवा, महिला सुरक्षा और सभी मुद्दे पर सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। अभी गहलोत साहब कुछ कह रहे थे, एचपीएससी में जो एचपीएस अधिकारी जिस प्रकार से करोड़ों रुपए वारे नारे करता हुआ पकड़ा गया था, वो सबके सामने है। कोई इनका कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं है, प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो आगामी विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है 2 अंकों में भी नहीं आएगी। रेणु जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो। आएंगे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि हमने गरीब का उत्थान किया। भाई, गरीब का उत्थान यदि आपने किया, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आप लोगों ने गरीबों का उत्थान किया और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को आप आगे लेकर के आए, तो फिर गरीबों की संख्या घटनी चाहिए थी मेरे भाई गहलोत साहब। ये गरीबों की संख्या बढ़ कैसे रही है? आप कह रहे हो कि हम 42 लाख गरीबी की भी सालाना आय गरीबों की बढ़ाई है ना सरकार ने, वो सीमा भी तो बढ़ाई है। 1,80,000 सालाना आय वालों को काउंट कर रहे हैं। फिर ज्योति जी 42 लाख, ये तो आश्चर्यजनक बात है, हैरानी की बात है कि हमारे 2.5 लाख लगभग 2 करोड़ 90 लाख की पॉपुलेशन में से 1 करोड़ 60 लाख के लगभग जो है ना फ्री का राशन दे करके सरकार उनका पेट भरने का काम करी। एक तो ये कह रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने गरीबों का उत्थान किया, अंत्योदय करने का हमने काम किया। नहीं, हमें परेशानी नहीं, हम तो कंफ्यूजन में है। गरीब क्यों बढ़ रहे हैं? यदि आपने उत्थान किया तो, और अगर उत्थान गरीब बढ़ रहे हैं तो फिर उत्थान नहीं हुआ। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ गहलोत साहब। और दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह गहलोत जी बड़े भाई, मैं एक बात और ये पूछना चाहता हूँ आपसे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी चल रही है, बीजेपी और जेजेपी का दोबारा से विलय हो रहा है। इतने मत लड़ा करो, भविष्य पता नहीं क्या हो जाए, क्या करना पड़ जाए। आप तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि मतलब ये वीडियो फेक है। कई वीडियो सुनी है मैंने आज दिन में, तो कहीं ऐसा भी तो कुछ नहीं चल रहा आपका। दोबारा बात करो तो थोड़ा ढंग से बात करोगे अब आप, ठीक है। दूसरी बात, अभी आपके पास समय बचा हुआ है, कुछ असल में करके दिखाओ। नकली बातों से कुछ नहीं। यहाँ टीवी के ऊपर बोलने से भूपेंद्र जी प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होती। अब जनता बड़ी समझदार हो चुकी है, वो हर बात को समझती है, हर बात को समझती है, हर बात को चिंतित।
हाँ, मेरी चिंता यही है कि आपको लोगों ने मौका दिया और चलो आपकी 75 से 40 पर रुक गए, अब 10 से 5 पर रुक गए आप, फिर तो कम से कम आपको अकल इस बात की लगनी चाहिए कि जनता तुमसे नाराज है। फिर भी आप जबरदस्ती कहते हो कि हमने ये किया वो किया। अरे भाई, करते तो आप हाफ पर क्यों आ जाते? आपने कुछ नहीं किया, आपने जुमले फेंकने का काम किया है, आपने लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया है, जिसका रिजल्ट लोगों ने आपको दे दिया है। और अब भी आपके पास मौका है 2-3 महीने का कम से कम। ये लोग तो 20 साल से आ ही नहीं सकता है। जनता ने हमें और अब की बार 0.5% वोट भी नहीं मिला। आप अपनी भी देख लेना, जनता जनार्दन है, जनता ने जो कर दिया हमने प्रसन्नता से उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन अब विधानसभा में हमें उम्मीद है कि हमारी जगह आप आ जाओगे और आपकी जगह हम आ जाएंगे। ये रिप्लेसमेंट होने जा रहा है विधानसभा में। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ इज्जत बच जाएगी, थोड़ी बहुत सीट आ जाएगी आपकी, 5, 10, 15 आपको मिल जाएगी। चलते चलते काम करो बड़े भाई। मैं सपने वो नहीं देखता जो नींद में आते हैं, हम तो सपने वो देखते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कमाल के कोटेशन को याद करें, आप समझें। सपने वो देख रहे हैं जो नींद नहीं आने दे रहे हैं हमारे को, और हम लगे हुए हैं जनता के बीच में जाकर चलिए डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जाते हो? उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जितना हो अभी ओबीसी के लिए जो ऐलान किया है सरकार ने, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है ओबीसी वोटर्स का? ज्योति जी, कांग्रेस को किसी प्रकार का डर नहीं। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और पूरी बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अल्पमत की सरकार विधानसभा में है और जनता में भी अल्पमत के अंदर आ चुकी है। एक बात ठीक कहा, जिसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे भी जेजेपी को मलाई खाने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए चिल्ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से, मलाई तो आपने खाई है, मलाई खाने में हिस्सादारी आपने करी है, आपने महकमे जिमाने का काम किया है, और आप खुद कह रहे हो कि आप मलाई खाना बंद कर दिया। जो हम कहते आ रहे थे, आपने सिद्ध कर दिया, आपने भ्रष्टाचार बढ़ाया। जो हम कहते थे, हरियाणा न्यूज पे बैठ के आपने महकमे जिम लिए और आपने खाने का काम किया। दान घोटाला, सरसों घोटाला, खनन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, 37 पेपर लीक घोटाला आपने एग्री कर लिया। आपके राज के अंदर बजरंग जी, मुद्दे पर बात कीजिए ना। देखिए राहुल बार ओबीसी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की आप लोग बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना प्रतिनिधित्व मिले, आप लोग ये भी बार बार कहते हैं। तो ओबीसी के लिए जब सरकार हरियाणा में आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाती तो आप लोगों को डर तो होगा ही ना कि फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। आप लोगों का भी तो ये बड़ा मुद्दा है ना। ज्योति जी, मैं यही समझाना चाहता हूँ। नहीं, मैं मुद्दा की बात जब करता हूँ, जनता इन पे विश्वास नहीं करती। ये जाति की सरकार है। आपने सही कहा था, आप जाने वाले हो, ये समझ गए पक्का ही हम जाने वाले। फिर आपने कहा नहीं इलेक्शन में जाने वाले, इनको पता है ये जाने वाले हैं। जनता इनको बुरी तरह से नकारेगी। जिस प्रकार रेणु साहब ने कहा 2 का आंकड़ा, ये हकीकत बात है। ये 2 का आंकड़ा हरियाणा में नहीं छू पाएंगे। ये कुछ भी कर लो, जनता इनकी बात तक कतई ही। पहले जितनी घोषणा करी एक तो गिना दो, मोदी जी की गारंटी गिना दो। एक गारंटी मोदी जी की कामयाब हुई हो। मैंने नौकरी पूछी 2 करोड़ नहीं दी, इन्होंने पूछा 35 रुपए पेट्रोल नहीं दिया, इन्होंने कहा हम 250 सिलेंडर दिए नहीं दिया, 15-15 लाख रुपए जुमला वाली बात थी वो नहीं दी। अमित शाह जी को चैनल के सामने आके कहना पड़ा, भाई ये वोट लेने के लिए जुमले होते हैं, कोई भी मिलता कुछ नहीं, ये कहने की बातें होते, चुनाव के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा,
अमित शाह जी की बात है, जो इनके सेकंड मतलब नेता, जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नेता में गिनती आती है। दो ही की तो सरकार है, और किसकी है? मोदी और अमित शाह। बाकी तो गेलड़ है, दो ही सरकार चला रहे, बाकी का सौदा कुछ नहीं है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। सबको पता है घोटाले करने की सरकार है, ओबीसी को ठगने की एक साजिश है। चलिए, अंतिम सवाल मेरा बीजेपी से रहेगा। ओबीसी की जनता जाग चुकी है। गहलोत जी, आरक्षण बढ़ाने या क्रीमी लेयर बढ़ाने के साथ साथ अभी कहा जा रहा है कि बैकलॉग भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो चुनाव में जब 2 से 3 महीने बचेंगे तब बैकलॉग भरे जाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, एक प्रोसेस शुरू होने की बात होती है, वो कभी भी किया जा सकता और उसका फायदा समय समय पर मिलता रहेगा। और मैं तो बजरंग दास जी ने एक बात कही, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये फैसला जनता करती है कि कौन सरकार अच्छा काम करती है, कौन अच्छा नहीं कर रही। कि बार बार मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी की गारंटी के साथ हम तीसरी बार पूरे केंद्र में अपनी सरकार बनाने का काम तीसरी बार। अंतिम कमेंट लेंगे विवेक जी आपसे, रुकिए। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं वो तो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में भी ओबीसी और गरीब लोगों के को साथ लेकर तीसरी बार सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में करेगी। और ये बजरंग दास जैसे लोग ऐसे ही सीखते रह जाएंगे, इनकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सबको पता है इस तरह से 6 केसेज में ये लोग जमानत पर हैं। इनका केंद्र सारा जमानत पर है और हरियाणा प्रदेश के नेता भी जमानत पर है। ये सारी बात लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से इनके राज में घोटाले हुए थे वो सब जानते हैं। आप 6 केसेज में जमानत पर हो बजरंग दास जी, और आपका जो हाईकमांड है, सोनिया जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, वो सभी जमानत पर है। सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। हमारी सरकार तीसरी बार केंद्र में बनी है और हमारी सरकार गरीबों के साथ लेकर, ओबीसी के साथ लेकर, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करके तीसरी बार की हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। सुखवीर तंवर जी, आपका आखिरी कमेंट। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार रही, निश्चित तौर पे उसने भ्रष्टाचार के सभी आयाम ध्वस्त कर दिए। इसके लिए प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा के चुनाव में अपने हाथ में अपने मताधिकार का डंडा लेकर तैयार बैठी है और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को बहुत कठोर दंड देने का प्रयास देगी। विवेक जी बोले। मैं तो तमाम प्रवक्ताओं को सुन रहा था, पर बीजेपी के प्रवक्ता गहलोत साहब को जब सुन रहा था, इन्होंने बार बार डिबेट में बार आयुष्मान कार्ड का जिक्र ये कर चुके हैं। मैं आपको भी भेजना चाहूंगा और कैमरे में भी दिखाना चाहूंगा। ये इनके जो निकाय मंत्री हैं उनका आयुष्मान कार्ड है। और हमारे एक साथी ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया। इन सुभाष सुधा जी और उनकी धर्मपत्नी उमा सुधा जी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जो धर्मपत्नी उनकी नगर निकाय की चेयरमैन रह चुकी है थाने पर। तो कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथी ने उठाने का काम किया, उसने ये भी कहने का काम किया कि इनका पीला कार्ड भी बना दिया जाए। आज पीले कार्ड का भी जिक्र इन्होंने किया। पता नहीं मुख्यमंत्री महोदय ने बनाया कि नहीं बनाया। आज तो बारी बारी इनसे मैंने पूछा प्लॉट का जिक्र, 1 लाख में इनके गांव में प्लॉट मिलता है, इनके पास जवाब नहीं है। आयुष्मान कार्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके पास जवाब नहीं है। ये आते हैं घूम फिर के घोटाले। सारे नायब सैनी जी कह चुके हैं, हम तो कह रहे हैं आप इंक्वायरी कराइए। हाँ, अब तो हम सरकार में नहीं है, भागीदार नहीं है, किसने हाथ पकड़े हैं आपके? आप कराने का काम कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, तमाम डिबेट्स में हम कह चुके हैं। पता लगेगा किसने घोटाला किया और किसने नहीं किया, सबके सामने आना चाहिए, जनता को पता लगे। अरे सोने का काम कर, सोने का काम कर गहलोत साहब। अब नहीं, आप अपनी पार्टी को कहिए, अपने घोषणा मुख्यमंत्री को कहिए कि इंक्वायरी करा लेंगे। कितना होता है? हम तो एक चीज जानते हैं, इंक्वायरी करानी है, अच्छी तरह करानी चाहिए। 2014 से पहले क्या कुछ था, हम बात कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा ओबीसी को जो सरकार ने तोहफा दिया कि सीएम की ओर से जो ऐलान किया गया कि उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।